हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल झेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम द हिंदू का एक एडिटोरियल देखेंगे। एडिटोरियल जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जो सिक्किम में तीस्ता रिवर पे हो रही है, वहाँ एक हादसा हुआ है, उससे रिलेटेड टॉपिक पे एक एडिटोरियल है आज का, तो उस पर हम बात करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, उससे पहले हम लोग 10 नए वर्ड्स देखेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये 20 अगस्त से 5:30 बजे से 8 बजे तक शाम में बैंकिंग एडवांस कोर्स की एक नई बैच शुरू हो चुकी है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आपने फाउंडेशन बैच अगर कर ली है, तो यू आर ऑल इन्वाइटेड टू दिस बैच। अगर आपने अभी तक नहीं की है फाउंडेशन बैच तो, और अगर आप ये बैच ऑलरेडी कर चुके हो तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, उनको भी मोटिवेट कर सकते हो, ताकि आप जरा हाइयर लेवल पे भी इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर्स को सीख सके। ठीक है, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लास। द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज कॉमरेडरी। पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास? कॉमरेडरी। द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉमरेड। कॉमरेड वर्ड सुना होगा आपने। कॉमरेड का मतलब होता है साथी या फ्रेंड। कॉमरेड का मतलब होता है फ्रेंड। एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है कॉमरेड, उससे आया है कॉमरेड। कॉमरेड इज अ फ्रेंड। ठीक है, तो कॉमरेड से फिर बनी कॉमरेडरी, बनी फ्रेंडशिप। ठीक है, चलो देखो क्या है। द कॉमरेडरी अमंग द टीम मेंबर्स वॉज एसेंशियल टू देयर सक्सेस। उनकी सक्सेस के लिए टीम मेंबर्स में जो कॉमरेडरी थी, मतलब जो फ्रेंडशिप थी, जो एकता थी, वो उनके सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिला। कॉमरेडरी का बेसिक मतलब होता है फ्रेंडशिप, आपसी मेल, कितने वो क्लोजली रिलेटेड है उसे कहते हैं हम कॉमरेडरी। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप अमंग द टीम मेंबर्स। देखो क्या मतलब होगा इसका। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल। लोगों में म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप होती है, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। बहुत समय स्पेंड करने के बाद क्या हो जाता है, टीम मेंबर्स में एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी बढ़ती है और फ्रेंडशिप बहुत घनिष्ठ हो जाती है, उसे कहते हैं कॉमरेडरी। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे इसकी? फेलोशिप। जहाँ पे आप फेलो करके काम कर रहे हो, वहाँ पे और भी लोग होंगे जो फेलो करके काम कर रहे हैं, और फेलो लोगों में जो दोस्ती हो जाएगी उसको क्या कहेंगे हम? कॉमरेडरी या फेलोशिप कहेंगे, कॉमरेडशिप कहेंगे, या कंपेनियनशिप भी कह सकते हैं। राइट, मतलब दोस्ती बेसिकली। एंटोनिम्स क्या होंगे इसमें? दुश्मनी। अब दुश्मनी के लिए कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी नहीं, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब एग्रेशन, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, एग्रेशन दिखाना, तो उससे दुश्मनी होती है। एनिमिटी। एनिमिटी मतलब दुश्मनी डायरेक्ट। डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी अपोजिट फीलिंग्स। अपोजिट फीलिंग्स मतलब किसी के साथ नहीं पटता है आपका, उसे कहेंगे डिस्कॉर्ड है। देयर इज डिस्कॉर्ड अमंग दीज टू पीपल, है ना, उन दोनों का नहीं पट रहा है, मतलब देयर आर डिफरेंसेस। डिस्कॉर्ड मतलब डिफरेंसेस। समझ गया? क्लियर? कॉमरेडरी समझ गया? कॉमरेडरी मीन्स फ्रेंडशिप। चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फर्वेंट। अगला वर्ड कौन सा है हमारे पास? फर्वेंट। ये नेक्स्ट वर्ड है। फर्वेंट का मतलब होता है बहुत उत्साह से भरा हुआ, जिसमें बहुत पैशन है ना, समथिंग दैट इज डन विद अ लॉट ऑफ पैशन, से हम फर्वेंट कहेंगे। ठीक है, देखो सेंटेंस पढ़ो, ध्यान में आएगा। हिज फर्वेंट स्पीच मोटिवेटेड द क्राउड टू टेक एक्शन। बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी, लीडर आए और लीडर ने एक फर्वेंट स्पीच दिया, मतलब पूरा उत्साह से भरा हुआ पैशनेट स्पीच दिया, और पैशनेट स्पीच की वजह से क्या हुआ, लोग भड़क गए और लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। दैट काइंड ऑफ अ स्पीच इज कॉल्ड फर्वेंट स्पीच, जिसमें बहुत उत्साह हो, जिसमें बहुत पैशन हो। ठीक है, मीनिंग क्या होगा इसका? हैविंग और डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी। बहुत पैशनेट इंटेंसिटी होती है उसमें, इंटेंस होता है बहुत। सिनोनिम क्या होगा इसका? पैशनेट, आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है बहुत इंटेंसली कोई चीज़, यानी बहुत दिल से कोई चीज़ अगर की जाती है तो उसे कहेंगे हम आर्डेंट, जिसमें बहुत एनर्जी डाली होती है, दैट इज आर्डेंट या इंटेंस। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे इसके? इनडिफरेंट, अपैथेटिक। अपैथेटिक हम बहुत बार देख चुके हैं अभी वर्ड, उदासीन, है ना। इनडिफरेंट का मतलब भी क्या होता है? एक्शन ना लेना, उदास पड़े रहना। अपैथेटिक मतलब भी उदासीन। डिस्पैशनेट मतलब बिना उत्साह, बिना उमंग का, हाँ बैठा है, लिथार्जिक।
चलने दो, तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, वो हो गया डिस्पैशनेट या अपैथेटिक। लेकिन फर्वेंट का मतलब क्या होगा? विथ फुल एनर्जी, विथ फुल फोर्स, पूरी ताकत से किसी चीज को आप कहते हो, विथ फुल इंटेंसिटी एंड पैशन, दैट इज फर्वेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाए। नेक्स्ट वर्ड इज हरैंग। नेक्स्ट वर्ड है हरैंग। हरैंग, ये प्रोनाउंसिएशन इसका, हरैंग। अब हरैंग ये वर्ड हमने कल की ही क्लास में देखा था, और अगर आपको याद होगा हमने कल एक वर्ड देखा था जिसका जो था डायट्राइब। और ये डायट्राइब जब वर्ड हमने देखा था तो मैंने आपको कहा था इसका मतलब होता है किसी को बहुत भला बुरा कहना, बहुत गालियाँ देना, जोर जोर से गालियाँ देना किसी को, दैट इज डायट्राइब, है ना। पॉलिटिशियन ने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत भला बुरा कहा, बहुत गालियाँ दी, यानी एग्रेसिवली वर्बली अटैक करना किसी को विद बिटर वर्ड्स, उसे डायट्राइब कहा था। और डायट्राइब का मतलब सिनोनिम था हरैंग, है ना। तो हरैंग का भी मतलब वही है, क्या? किसी को वर्बली अटैक करना विद बिटर वर्ड्स, बहुत डांटना या बहुत भला बुरा कहना, दैट इज हरैंग। देखो ये सेंटेंस, द पॉलिटिशियंस हरैंग was aimed at his opponents and their policies। पॉलिटिशियन ने भाषण देना शुरू किया, और पॉलिटिशियन का जो हरैंग था मतलब वो भाषण जिसमें वो वर्बल अटैक कर रहे थे और बहुत बिटर वर्ड्स के साथ अटैक कर रहे थे, वो किस पे एम था? वो अपोजिशन और उनकी पॉलिसीज पे एम था। ठीक है, तो हरैंग का मतलब भी वही है, भला बुरा कहना, पूरी एनर्जी के साथ। क्या होगा मीनिंग उसको? लेंदी एंड एन एग्रेसिव स्पीच। तो ये बहुत लेंदी स्पीच होता है और एग्रेसिव, बहुत बहुत बिटर वर्ड्स जिसमें कहे जाते हैं। सिनोनिम क्या होगा इसका? टाइरैड। टाइरैड ये भी वर्ड हमने कल ही देखा है, ठीक है, कल देखा मतलब सिनोनिम करके देखा था किसका? डायट्राइब का। और रैंट ये भी वर्ड देखा था। रैंट का मतलब क्या? वो हमेशा किसी चीज़ की गलती निकालते रहना, बस बुराई करते रहो, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो भी बुरा है, बस बुराई करते रहना, दैट इज कॉल्ड रैंटिंग। हर चीज़ की बुराई करते रहना मतलब रैंटिंग करना, रैंट करना। ठीक है, तो रैंट, डायट्राइब, टाइराड और हरैंग, दे आर सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या होगा इसका? यूलॉजी। यूलॉजी मतलब, अगर आपको याद होगा हमने 2-3 दिन पहले एक एक्सप्रेस व्यू से आर्टिकल लिया था जो PR श्रीजेश पे था, अपने इंडियन हॉकी टीम के अभी रिटायर हो चुके गोलकीपर PR श्रीजेश पे। उनकी रिटायरमेंट के बाद जर्सी नंबर 16 वॉज रिटायर्ड। तो PR श्रीजेश पे एक बहुत बढ़िया सा एडिटोरियल, बहुत बढ़िया सा एक ओपिनियन आर्टिकल एक्सप्रेस व्यू में छपा था, और वो हमने यहाँ पे एडिटोरियल एनालिसिस के लिए लिया था। अब दैट वाज एन यूलॉजी, मतलब उसमें तारीफ की गई थी PR श्रीजेश की कि PR श्रीजेश ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जब किसी की तारीफ में कसीदे पढ़े जाए और या किसी की तारीफ की जाए और उसमें कुछ लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड एन यूलॉजी। ठीक है, तो वो एक यूलॉजी थी जो लिखा गया था ना PR श्रीजेश के बारे में, दैट वाज एन यूलॉजी। प्रेज मतलब प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ या प्रशंसा, आगे समझ गए। तो हरैंग का मतलब क्या होगा? ये सारे एंटोनिम्स हो गए फिर हरैंग के। हरैंग मतलब बहुत गालियाँ देना, भाषण देना, लंबा भाषण जो गालियों से भरा पड़ा है। गालियाँ इन द सेंस एक्चुअली गाली नहीं, बिटर वर्ड्स, कड़वे शब्दों में किसी की निंदा करना, समझ गए। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वोसिफोरस। वोसिफोरस, वोसिफोरस का मतलब होता है बहुत, वोसिफोरस यानी देखो वोकल से ही वर्ड बना है। वोकल मतलब बोलना, है ना, वोकल मतलब बोलना, तो वोक मतलब बोलने से रिलेटेड है, उसी को आई लगा दिया तो वोसी हो गया, फिर उसको फेरस लगा दिया, वो एक एडजेक्टिव हो गया। वोसिफोरस मतलब आवाज़ से रिलेटेड वर्ड है। कैसा है वर्ड? लेकिन जोर से बोलना, किसी भी चीज़ को बहुत जोर से बोलना इज वोसिफोरस। जोर से बोलना एक्शन हो गई, जो व्यक्ति जोर से बोलता है उसे हम वोसिफोरस कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने मुद्दे जोर जोर से लोगों के सामने रखे, उसे हम वोसिफोरस कहेंगे। आपने हमेशा अपनी क्लास में, जब भी आप स्कूल में रहे होंगे, स्कूल में, कॉलेज में, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम भले ही छोटी हो लेकिन वो बहुत ज़ोर से बताएंगे,
उन स्टूडेंट्स को हम वोसिफोरस बोलते हैं। ऐसे लोग जो अपना, उनको जो प्रॉब्लम नहीं है हुई है वो बोलना जानते हैं, उन्हें हम वोसिफोरस कहते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस देखो, द प्रोटेस्टर्स वेर वोसिफोरस इन देयर डिमांड्स फॉर जस्टिस। जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कैसे, जोर शोर से प्रोटेस्ट किया, जोरों से अपनी डिमांड, जस्टिस के लिए अपनी डिमांड सामने रखी। जोर से किसी चीज को रखना इज वोसिफोरस। क्या मतलब है इसका, स्पेशली ऑफ अ पर्सन और स्पीच, वेहेमेंट और क्लैमरस। वेहेमेंट का मतलब क्या होता है, वेहेमेंट का मतलब होता है विथ एंगर, है ना, एंगर के साथ, विथ एंगर। क्लैमरस का मतलब भी क्या होता है, जोर से, यानी लाउडली, ना किसी चीज को जोर से कहना, लाउडली कहना, या कहीं नॉइज है तो उसे कहना, उसे कहेंगे हम क्लैमरस। क्लैमरस में नॉइज है और वेहेमेंट में एंगर है, तो एंगर और उसमें लाउड वॉइस, वो वोसिफोरस बन गया। ठीक है, तो दोनों चीजें जरूरी है वोसिफोरस। ठीक है, एंगर भी जरूरी है तभी वो जोर से आवाज आएगी, गुस्सा भी होता है और आवाज भी जोर से होती है। सिनोनिम, लाउड, यहाँ पे देखा ही हमने अभी। आउटस्पोकन, वोसिफोरस व्यक्ति आउटस्पोकन होता है, जो उसके मन में है वो बिल्कुल जोर शोर से सबको बताएगा, आउटस्पोकन। ठीक है, या बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस का मतलब यही होता है नॉइजी या लाउडली, सेइंग समथिंग लाउडली या इन अ नॉइजी मैनर। एंटोनिम क्या होंगे इसके, क्वाइट, शांत, साइलेंट या सबड्यूड। सबड्यूड मतलब दबा हुआ, दबी हुई आवाज में प्रॉब्लम, बिल्कुल दबी हुई आवाज में सबड्यूड हो गया, राइट। और मुझे कुछ प्रॉब्लम है, अगर जोर से कहा जाए तो वो पूरी वोसिफोरस हो जाएगा। समझ गए, वोसिफोरस, जोर शोर से अपनी प्रॉब्लम्स को बताना, या बताना नहीं, जो व्यक्ति जोर शोर से अपनी बातें बताता है उसे हम वोसिफोरस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज कर्सरी। कर्सरी, देखो कर्सरी, इसका कर्सर से कुछ लेना देना नहीं है। कर्सरी का मतलब होता है बहुत झट से, ऊपर ऊपर तौर पे कोई चीज कर लेना, ऊपरी तौर पे, सुपरफिशियली, है ना, और झट से कर लेना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे सामने अगर यहाँ स्क्रीन है और मुझे देखना है कि कितना समय मुझे और बाकी है दूसरे क्लास में जाने के लिए, मैं झट से उसमें टाइम देख लूँगा, दैट वॉज अ कर्सरी लुक। तो मैं अगर झट से यहाँ देख लूँ कितना टाइम बचा है, तो वो लुक कैसा हो जाएगा, दैट विल बी अ कर्सरी लुक। ठीक है, तो झट से ऊपरी ऊपरी तौर पे, बहुत डिटेल लेवल पे नहीं जाऊँगा कि कितने मिनट कितने सेकंड बचे हैं, तो झट से देख लिया कितना समय बचा है, राइट। चलो, क्या दिया है यहाँ पे सेंटेंस, ही गेव द डॉक्यूमेंट अ कर्सरी ग्लांस। ग्लांस का मतलब झट से देख लेना, कैसा, नजर, बस ऐसी झट से देख लेना, दैट इज ग्लांस। और कर्सरी मतलब झट से, बहुत जल्दी से देख लेना। बिफोर हैंडलिंग इट बैक, डॉक्यूमेंट देने से पहले उसने बस उस पर एक नज़र डाली, झट से नज़र डाली। नज़र डाली मतलब कर्सरी ग्लांस किया। ठीक है, कर्सरी का मतलब क्या होगा फिर, हेस्टी, मतलब हेस्टी का मतलब क्या होता है, वेरी फास्ट। हेस्टी वर्ड कहाँ से आया, हेस्टन से, हेस्टन, इसका भी मतलब क्या होता है, बहुत फास्ट। एंड देयर फोर नॉट थरो और डिटेल्ड, झट से होने की वजह से थरो या डिटेल्ड नहीं होता बहुत। सिनोनिम क्या होगा इसका, सुपरफिशियल, मतलब ऊपरी ऊपरी तौर पे, बहुत डिटेल लेवल पे नहीं जाते हुए। ब्रीफ, पट से, है ना, थोड़े से समय के लिए। परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मतलब नॉट इन अ डिटेल्ड मैनर। परफंक्ट्री एक्चुअली मीन्स केयरलेस मैनर, है ना, झट से केयरलेसली देख लिया, हाँ ठीक है चलो जाओ जाने दो, दैट इज परफंक्ट्री। ठीक, परफंक्ट्री का मतलब होता है केयरलेस। एंटोनिम क्या होगा इसका, थरो। थरो का मतलब होता है डिटेल्ड। ये वर्ड देखो यहाँ पे, हाँ, थरो है, थरो, दिस इज नॉट थ्रू, थ्रू अलग हो गया, ठीक है, दिस इज थ्रू, थ्रू मतलब किसी चीज के आर पार, दैट इज थ्रू, वो अलग हो गया। ये है थरो, थरो मतलब पूरी तरह से। आई हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट थरोली। ठीक है, गिव इट अ थरो, क्या बोलेंगे, गिव इट अ, हाँ बोल सकते हैं हम लोग किसी चीज के लिए कि
थरो अंडरस्टैंडिंग हो गई किसी चीज़ की, है ना, तो पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग, दैट इज थरो अंडरस्टैंडिंग। डिटेल्ड या मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, डिटेल लेवल पे जाके बारीक बारीक चीज़ों को देखना, दैट इज मेटिकुलस। समझ गए? तो ये हो गया एंटोनिम्स। पर वर्ड कौन सा है? कर्सरी, विच वन? झट से, दैट इज कर्सरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बेलिकोस। बेलिकोस, बेलिकोस का एकदम मस्त तुमको हिंदी में वर्ड बताता हूँ जो तुमको याद हो जाएगा। झगड़ालू, जो हमेशा झगड़ा करने के लिए उतावला होता है उसे बेलिकोस कहते हैं। अब आप क्या करो, आप अपने एक दोस्त को इमेजिन करो, फ्रेंड को इमेजिन करो जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार होता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार, थोड़ी सी बात करो बस बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार, दैट इज बेलिकोस। तो आप किसी को ऐसे इमेजिन करो, अगली बार बेलिकोस ये वर्ड आप नहीं भूलेंगे, यानी वो फ्रेंड आया कि बस उसका नाम बेलिकोस रख लो अपने दिमाग में, ठीक है। तो बेलिकोस मतलब झगड़ालू। क्या है सेंटेंस? इज बेलिकोस स्टांस, स्टांस का मतलब उसका स्वभाव या स्टांस को कहेंगे उस रहने का तरीका, ठीक है। वैसे जब क्रिकेट में हम कहते हैं बैट्समैन के खड़े रहने का तरीका इज स्टांस, ना, स्टैंड से स्टांस बना है कि उसका स्टैंड क्या है, उसका मत क्या है, यहाँ पे जो अर्थ नहीं, यहाँ पे जो मीनिंग है उसका वो है मत, उसका व्यू पॉइंट क्या है, दैट इज स्टांस क्या है। यहाँ पे स्टांस का मतलब होता है व्यू पॉइंट या व्यू, ठीक है। तो उसका व्यू कैसा है? बेलिकोस है, मतलब हमेशा झगड़ा करने का, कॉम्बैट करने का, कॉम्बैटिव व्यू है उसका। इन दी आर्गुमेंट मेड इट डिफिकल्ट टू रीच कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सका क्योंकि उसका स्टैंड कैसा था? बेलिकोस का था, बेलिकोस स्टैंड था। बेलिकोस मतलब वो झगड़ा करने के लिए तैयार था, इसलिए कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हो पाया, बिकॉज ही वॉज बेलिकोस और हिज स्टांस वॉज बेलिकोस। क्या मतलब होगा इसका? डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट, हमेशा। सिनोनिम क्या होंगे इसके? बेलिजरेंट, लड़ने के लिए तैयार, एग्रेसिव, बेलिजरेंट का मतलब होता है एग्रेसिव, एग्रेसिव तो है ही, कॉम्बैटिव, लड़ने के लिए तैयार। एंटोनिम क्या होगा? पीसफुल, शांत व्यक्ति, पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट है पैसिफाई से, पैसिफाई का मतलब क्या होता है? पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, कोई बहुत एक्टिव है उसको शांत करो, पैसिफाई करो, है ना, रिलैक्स, शांति, दैट इज पैसिफाई, ठीक है। कंसिलिएटरी, कंसिलिएटरी अगेन वही ना, कंसिलिएट किया मतलब तो वापस लाया, शांत किया, दैट इज कंसिलिएटरी। समझ गए? तो बेलिकोस का मतलब आ गया ध्यान में, बेलिकोस मतलब झगड़ालू, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कीन। क्या है नेक्स्ट वर्ड? कीन। अब ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि ही हैज अ कीन इंटरेस्ट इन समथिंग। कीन इंटरेस्ट मतलब उत्सुकता भरा, जिसमें बहुत उत्सुकता हो, दैट इज कीन, ठीक है। देखो जस्ट लेट अस रीड द सेंटेंस। शी हैड अ कीन इंटरेस्ट इन आर्ट एंड स्पेंट आवर्स एट द गैलरी। उसको बहुत कीन इंटरेस्ट था आर्ट में। कीन इंटरेस्ट मतलब उत्सुकता से भरा हुआ, बहुत ईगरनेस होती है उसमें, उत्सुकता होती है कि यही चीज करनी है ना, बहुत इंटरेस्ट, दैट इज कीन इंटरेस्ट। क्या मतलब हो गया इसका? हैविंग और शोइंग ईगरनेस और इंथुजियाज्म, शार्प और पेनिट्रेटिंग, बहुत उत्सुकता है किसी चीज को करने की। ये हमेशा वो क्या आर्ट्स में ही रहती थी, इसीलिए उसको गैलरी में रहना ही पसंद होता था, घंटों घंटों गैलरी में बिता देती थी क्योंकि उसको उसी चीज में उत्सुकता थी, ठीक है। तो ईगरनेस, उत्सुकता मतलब क्या? ईगरनेस। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ईगर, इंथुजियास्टिक, उत्सुक, या शार्प, दैट इज ऑल्सो कीन, ठीक है। ही हैज अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन समथिंग। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आई हैव बीन फॉलोइंग द मैच वेरी कीनली, मैं बहुत कीनली वो मैच को फॉलो कर रहा था, मतलब ध्यान से, शार्पली फॉलो कर रहा था। तो दोनों मतलब हो सकते हैं। एंटोनिम क्या होंगे इसके? इनडिफरेंट, ये पहले भी देख चुके हम लोग। अपैथेटिक मतलब उदास, कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं। ये सारे बिना इंटरेस्ट वाले वर्ड्स हैं, जिसमें जो किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते वो इनडिफरेंट है या अपैथेटिक है। ब्लंट, ब्लंट है मतलब हाँ नहीं करना, छोड़ो, छोड़ दिया, ब्लंट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज असर्प। असर्प ये नया वर्ड है।
असर्ब का मतलब है किसी चीज को हथिया लेना, ठीक है, जबरदस्ती किसी चीज को हथिया लेना। एक तो फोर्स से हथिया लो, फोर्स से ही हथिया लेना, और कौन सी चीज हो सकती है? तो फोर्सफुली अगर किसी चीज को आप हथिया लेते हो तो दैट इज असर्ब। या इलीगली हथिया लेना किसी चीज को, या जमीन हड़प ली किसी की, दैट इज असर्ब कर लिया। देखो सेंटेंस में क्या दिया है, एक्सक्यूज मी, द जनरल अटेम्प्टेड टू असर्ब द थ्रोन बाय लीडिंग अ मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप का मतलब क्या होता है? अभी जो बांग्लादेश में हुआ, इट वॉज मोर लाइक इट वॉज नॉट मच लाइक अ मिलिट्री कूप। मिलिट्री एक्चुअली हैंडेड ओवर दी पावर टू एन इंटरिम गवर्नमेंट, बट इंटरिम गवर्नमेंट में मिलिट्री का कंट्रोल है अभी भी, ठीक है। अगर सरकार चल रही हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार चल रही हो, जैसे हमने मलेशिया में देखा, सॉरी म्यांमार में देखा ना, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार चल रही हो और तब मिलिट्री आके अचानक क्या कहे, अब से सरकार नहीं मिलिट्री का राज रहेगा, उसे कहेंगे हम मिलिट्री कूप, ठीक है। हाँ देखो क्या बोला है, द जनरल अटेम्प्टेड टू असर्ब द थ्रोन। थ्रोन यानी उसने जो गद्दी थी, जो गद्दी पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बैठते हैं, उसको जनरल, जनरल कहाँ का होता है? मिलिट्री का, उसने हड़प लेने की, हथिया लेने की कोशिश की। अटेम्प्ट किया उसने मतलब कोशिश की, असर्ब करना मतलब हथिया लेना। देखो मीनिंग क्या होगा इसका, टू टेक पोजीशन ऑफ पावर और इंपॉर्टेंस इलीगली और बाय फोर्स। कोई भी चीज इलीगली और फोर्सफुली ले लेना। सिनोनिम क्या होगा इसका, सीज करना, पकड़ के अपने अंदर ले लेना। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो क्यों यूज किया यहाँ पे वर्ड ओवरथ्रो? मतलब किसी को गद्दी से हटा देना, दैट इज ओवरथ्रो। तुम हटो हम बैठेंगे, दैट इज ओवरथ्रो कर देना। या कमांडियर, कमांडियर का मतलब होता है कि खुद वहां पे लीड करने लग जाना किसी को हटा के, दैट इज कमांडियर, ठीक। एंटोनिम क्या होगा इसका, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब खुद ही छोड़ देना। सरेंडर, खुद छोड़ देना। ईल्ड है ना, खुद से ही दे देना, ठीक है। ये सारी चीजें खुद से दे देना, ये देने से रिलेटेड है। व्हेयरएज असर्ब लेने से रिलेटेड है, जबरदस्ती लेना, और इन सब का मतलब है खुद की तरफ से दे देना, सब छोड़ छाड़ के मुक्त हो जाना, समझ गए? तो असर्ब मीन्स हड़पना, हथिया लेना। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज विकैरियस। विकैरियस ये वर्ड हम एक्चुअली देख चुके हैं एक बार इससे पहले, आज रिपीट हो गया गलती से। पर विकैरियस का मतलब होता है कोई अगर कोई एक्शन कर रहा है तो वो एक्शन करके हमें खुद वो एक्शन हम फील करना, या हमने वही एक्शन फील करना जो आगे वाला कर रहा है, उसे कहेंगे तो हम विकैरियस हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, समझो एक कोच था, ओलंपिक का एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, अगर आपको याद होगा, कि एक कोच अपने प्लेयर को जिम्नास्टिक्स में वो उछल कूद करते हुए देख रहा था, तो कोच साइड में खड़े होकर वो भी वैसे ही कर रहा था, एक्चुअली नहीं कर रहा था, लेकिन वो हाथ वैसे ही कर रहा था जैसे कि वो खुद वहाँ पे जिम्नास्टिक कर रहा हूँ। एक्चुअली कर तो उसका शिष्य रहा था, है ना, उसका स्टूडेंट वो कर रहा था, लेकिन वो कोच भी उसी तरह से फील कर रहा था। तो कोई और कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे को वो देख के या पढ़ के वो एक्शन खुद कर रहे हो ऐसे लगना, उसे कहते हैं हम विकैरियस, ठीक है। देखो, शी एंजॉयड द विकैरियस थ्रिल ऑफ एडवेंचर बाय रीडिंग ट्रैवल बुक्स। उसको विकैरियस थ्रिल मिलती थी इसकी, एडवेंचर की। और कैसे मिलती थी? रीडिंग ट्रैवल बुक्स। तो वो खुद कहीं ट्रैवल नहीं करती थी, वो क्या करती थी? ट्रैवल बुक्स पढ़ती थी, और ट्रैवल बुक्स में एडवेंचर पढ़ के उसको लगता था कि वो खुद एक एडवेंचर का अनुभव ले रही है। तो किताब पढ़ के अगर आपको वैसा ही लग रहा है, तो वो जो थ्रिल है, वो जो फीलिंग है आपकी, वो फीलिंग कौन सी होगी? विकैरियस होगी। विकैरियस इज अ फीलिंग, समझ गए? चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेटिसेंट। आज का आखिरी वर्ड है ये, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को अपने पास रखना। जो भी व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को अपने पास रखता है उसे हम रेटिसेंट कहते हैं। देयर आर पीपल हु कीप देयर फीलिंग्स टू देमसेल्व्स, हु डोंट जनरली एक्सप्रेस।
वोसिफोरस क्या करेंगे, अपने फीलिंग्स सबको बता देंगे, आउटस्पोकन होते हैं वो। लेकिन जो रेटिसेंट होते हैं वो कैसे है, वो सारी फीलिंग्स अपने अंदर छुपा के रखते हैं, उन्हें हम रेटिसेंट कहते हैं, राइट। क्या होगा रेटिसेंट का मतलब, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। ही वॉज रेटिसेंट अबाउट हिज प्लान्स फॉर द वीकेंड, उसने वीकेंड का प्लान अपने अंदर छुपा के रख दिया, प्रेफरिंग टू कीप देम टू हिमसेल्फ, खुद को ही उसको पता था कि वो वीकेंड में क्या करने वाला है। मीनिंग नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रेडिली, है ना, यानी किसी को ना बताना। सिनोनिम क्या होगा इसका, रिजर्व्ड, विड्रॉन या इंट्रोवर्टेड। रिजर्व्ड, विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब जो बहुत ज़्यादा लोगों में मिक्स नहीं होते, अपनी फीलिंग्स अपनी बातें अपने पास रखते हैं। या इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड का मतलब भी वही है ना, जो आउटस्पोकन नहीं है, अपनी बातें अपने तक, दैट इज इंट्रोवर्टेड। एंटोनिम क्या होगा इसका, वोसिफोरस एक एंटोनिम हो सकता है इसका, ठीक है। दूसरा आउटगोइंग या आउटस्पोकन, है ना, दूसरों से बात करें। टॉकेटिव, बात करने वाले, कम्युनिकेटिव। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। तो रेटिसेंट का मतलब क्या, अब आप ही डिसाइड करो कि आप रेटिसेंट हो कि वोसिफोरस हो, ठीक है, अपने बारे में। ये एक अरे बढ़िया एक्टिविटी होगी। अब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपको अपने बारे में लिखना है कि आप रेटिसेंट हो कि वोसिफोरस हो, ठीक। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी एडिटोरियल। तो आज का एडिटोरियल है ये। नाउ द एडिटोरियल इज इन फ्रंट ऑफ यू, रीड इट, पढ़ लो इसको शांति से, फिर इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ठीक, चलो डन।
क्या दिया है अभी यहाँ पे, पावर प्ले ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड दी एनवायरनमेंट, हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स और एनवायरनमेंट उस पर ये एडिटोरियल है। क्या दिया है इसमें, वाइल वायनाड इन केरला लिम्स बैक टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड लास्ट मंथ, अ लैंडस्लाइड ऑन ट्यूसडे August 2024 in Sikkim caused damage to 6 houses and a building of the National Hydroelectric Power Corporation at its Tista 5 hydro power station in Gangtok। बहुत बड़ा पार्ट लिख दिया है पहले बिना फुल स्टॉप के, ठीक है, कॉमा है। चलो क्या दिया है, वायनाड में जो डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड हुई थी उसके बाद धीरे धीरे अभी वो इट इज लिम्पिंग बैक, लिम्स बैक टू नॉर्मल लाइफ, मतलब स्लोली वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, अभी नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। वैसा ही एक लैंडस्लाइड कहाँ हुआ, सिक्किम में हुआ, कब, 20 अगस्त को। और उसने क्या किया, इट कॉज डैमेज टू 6 हाउसेस, 6 हाउसेस को डैमेज किया, एंड अ बिल्डिंग ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC। कहाँ पे NHPC की बिल्डिंग कहाँ थी, इन तिस्ता 5 नाम का हाइड्रो पावर स्टेशन है गंगटोक में, उस बिल्डिंग को इसने क्षतिग्रस्त किया है, ठीक है, उसको डैमेज किया है। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इन बोथ प्लेसेस, दोनों जगह की जो इम्पैक्ट है उसमें कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जो वायनाड का जो लैंडस्लाइड था दैट वाज वेरी बिग एंड इट टुक अ लॉट ऑफ लाइव्स आल्सो, वेयर एज नो लाइव्स वेयर लॉस्ट इन सिक्किम, यहाँ पे कोई लाइफ का लॉस नहीं हुआ था, एज देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइव्स और इंजुरीज रिपोर्टेड इन सिक्किम, बराबर है ना। तो सिक्किम में कोई इंजुरीज या लाइफ लॉस नहीं हुआ, वायनाड में बहुत लाइव्स का लॉस हुआ था, बहुत इंजुरीज भी बहुत सारी थी, इट वॉज अ डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड। However, the cause for concern is that this is the second natural disaster led assault, assault का मतलब होता है आघात, ठीक है, this is the second natural disaster led assault on hydro power project along the तिस्ता रिवर पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, तो वहाँ पे ये दूसरा ऐसा नेचुरल डिजास्टर से हुआ आघात है, दिस इज द सेकेंड अटैक। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, ने किया, नेचुरल डिजास्टर ने अटैक किया यहाँ पे, ठीक है। अ डिल्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बाढ़, बहुत बड़ी। अ डिल्यूज फ्रॉम साउथ लोनाक ग्लेशियर, वो साउथ लोनाक नाम का ग्लेशियर है नॉर्थ सिक्किम में, वहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी नीचे आया, डिल्यूज बहुत बड़ी क्वांटिटी में। ग्लेशियर इन नॉर्थ सिक्किम लास्ट अक्टूबर वॉश्ड अवे Chungthang Dam that was critical to the Tista 3 power station, which is not operated by the NHPC। ठीक है, पिछले साल, अब ये साल की बात नहीं कर रहे हैं, ये पिछले साल की बात है, जब अक्टूबर में क्या हुआ था, ये साउथ लोनाक ग्लेशियर है नॉर्थ सिक्किम में, वहाँ से एक डिल्यूज आया था, मतलब बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़, और उसने क्या किया था, ये चुंगथाम डैम है वहाँ पे तिस्ता 3 पावर प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अभी का जो अटैक हुआ, अटैक इन द सेंस अभी की जो हानि हुई है वो कहाँ हुई है, तिस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन में। अब यहाँ पे ऑथर पिछले साल के अक्टूबर की बात बता रहा है, जहाँ पे तिस्ता 3 पावर स्टेशन में क्या हुआ था, चुंगथांग डैम पूरी तरह से नष्ट हो गया था, ठीक है, वॉश्ड अवे, अक्टूबर वॉश्ड अवे दी चुंगथांग डैम, पूरे के पूरे डैम को ही पानी लेके गया। पावर स्टेशन ऑपरेट, और ये पावर स्टेशन NHPC नहीं रन कर रहा था। द तिस्ता 3 1200 मेगावाट 1200 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट was the largest hydroelectric power project in the state until it was effectively grounded after the outburst। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे, क्या कि ये तिस्ता 3 का जो पावर प्रोजेक्ट था दैट वाज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन दैट स्टेट, सिक्किम में का 1200 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट था। अभी हम नेपाल से 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो ये 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का प्रोजेक्ट था, जो डैम पे ये बना था, चुंगथांग डैम पे, वो डैम ही पूरा वॉश्ड अवे हो गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट क्या हो गया, द प्रोजेक्ट वॉज ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब क्या, ये जमीन दोस्त हो गया, जमीन पे आ गया, इट वॉज क्लोज्ड, बंद हो गया, ऐसा।
अभी तो अगर शुरू भी होगा तो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में। ओनली अ टेंथ ऑफ पावर ओरिजिनली बीइंग सप्लाइड बाय द पावर प्रोजेक्ट इज नाउ अवेलेबल। अभी जो वो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अभी सिर्फ 10% ही इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर पा रहा है। पहले 1200 करता था, अब 100, 120 है ना, 120 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अभी वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। The Teesta 5 project at 510 megawatt has also been made non-functional since the glacial lake outburst। और अभी जिसकी बात कर रहे थे हम तीस्ता 5 की, पहले कि अभी ये कहाँ से शुरू हुआ, तीस्ता 5 प्रोजेक्ट की कहानी से शुरू हुआ। तो तीस्ता 5 प्रोजेक्ट ये भी 510 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, पर वो भी अभी क्या हो गया है, जब से उस पर वो उसमें 6 हाउसेस गए और उसकी बिल्डिंग को डैमेज हुआ है NHPC की, तब से इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड नॉन फंक्शनल, तब से वो भी नॉन फंक्शनल पड़ा है। ठीक, क्लियर। चलो नाउ द सेकेंड पार्ट, चलो गो थ्रू द सेकेंड पार्ट क्विकली। ठीक, डन। चलो क्या दिया है पार्ट में, द डिजास्टर शाइन्स अ न्यू लाइट, यानी प्रकाश डालता है, शाइन्स अ न्यू लाइट ऑन एन ओल्ड बट नेवर क्विसेंट कॉनंड्रम पोज्ड बाय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अब ये नया लाइट डालता है, किस पे नया लाइट डाल रहा है, एक कॉनंड्रम पे। कॉनंड्रम का मतलब होता है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन कैसा है, इट इज नेवर क्विसेंट। नेवर क्विसेंट का मतलब होता है शांत, डॉर्मेंट, जो एक्टिव नहीं है उसे कहेंगे हम क्विसेंट है। समथिंग विच इज नॉट एक्टिव और इनएक्टिव और इन डॉर्मेंट स्टेट। ऐसा क्या है डॉर्मेंट स्टेट में, वो कॉनंड्रम है। कॉनंड्रम मतलब क्वेश्चन जो हमेशा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पे पड़ता ही है। ठीक है, कौन सा, फ्रॉम इनिशियल प्रपोजल्स nearly 3 decades ago to have 47 power projects along the run of the Teesta in Sikkim and West Bengal, only 5 projects exist, about 16 are in various stages of consideration। 3 decades ago बोले तो 30 साल पहले 47 प्रोजेक्ट्स बनाने का प्लान था तीस्ता रिवर पे, जिनमें से कितने एग्जिस्ट करते हैं अभी, 5, सिर्फ 5 बन पाए हैं और 16 अलग अलग लेवल्स पे है कंसिडरेशन के। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, the Teesta river originates from the Solamo lake at an elevation of about 5280 meters in North Sikkim। तो ये सोलामो लेक से निकलने वाली रिवर है तीस्ता, और बाद में जाके ब्रह्मपुत्रा को मिलती है, इसे ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी इसे कहा गया है। द रिवर ट्रेवल्स अबाउट 150 किलोमीटर्स इन सिक्किम, 123 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश फ्रॉम Mekhliganj in Cooch Behar district। It flows another 140 kilometers in Bangladesh and joins the Bay of Bengal। तो ये पूरा उसका ट्रैवल बताया गया है कि 150 किलोमीटर सिक्किम में है,
फिर कुछ वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, फिर मेखलीगंज कूच बिहार, यहाँ से इट फ्लोज इनटू बांग्लादेश, वहाँ पे फिर से 140 किलोमीटर, एंड देन इट गोज इनटू बे ऑफ बंगाल. इन थेरी the river's course through undulating terrain is what tempts government to extract as much benefit as possible for power projects. तीस्ता रिवर पे इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के पीछे का कारण क्या है? तो इसका अंडुलेटिंग टेरेन है. अंडुलेटिंग टेरेन मतलब ऐसा ऊपर नीचे होने वाला टेरेन है ना. तो सिक्किम में जमीन ऐसी ऐसी है, तो अंडुलेटिंग टेरेन की वजह से क्या होता है कि जब रिवर का पानी नीचे आता है तो फुल फोर्स से नीचे आता है, और ऐसा ही फुल फोर्स से नीचे आने वाले पानी को यूटिलाइज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जा सकती है. तो इसका यूज वहां पे कर दे, इसलिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स तीस्ता रिवर पे है. थ्रू द डेकेड्स सेवरल कंपनीज हैव बिड फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑक्शनड आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. राज्य सरकार ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो सामने रखे उसके लिए बहुत सारी कंपनियों ने आवेदन दिए थे, है ना, ऑक्शन किया था. उसके लिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया, कंपनीज है बिड फॉर द प्रोजेक्ट्स, यानी उन्होंने अप्लाई किया था, बिड किया था. बट द प्रोसेस हैज रियली बीन विदाउट कॉम्प्लिकेशंस. इट हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज इन बैलेंसिंग द एनवायरमेंटल रिस्क, है ना. ये जो पूरी प्रोसेस है, प्रोसेस हैज बीन विदाउट कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस किस चीज में आए हैं कि कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज किस में है, बैलेंसिंग द एनवायरमेंटल रिस्क. एनवायरमेंटल रिस्क को बैलेंस करने में बहुत बाद में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं इससे. कॉस्ट ऑफ प्रॉपरली इंश्योरिंग फॉर दोज रिस्क, पब्लिक परसेप्शन एंड एमिंग फॉर प्रॉफिट. इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए कि प्रॉपरली जो रिस्क को प्रॉपरली इंश्योर किया जाना या पब्लिक के परसेप्शन को प्रॉपरली मैच करना या प्रॉफिट के लिए एम करना, कितने प्रॉफिट के लिए एम करना, इन सारी चीज़ों में गड़बड़ी या इन सारी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत से आए हैं जो भी प्रोजेक्ट्स तीस्ता रिवर पे रखे गए हैं या लाए गए हैं. ठीक है, चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट. ये छोटा सा पार्ट है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली. ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है. आई डोंट थिंक यू विल नीड मच टाइम. अगर पढ़ना नहीं होगा तो पॉज करके पढ़ लेना. क्या दिया है लास्ट पार्ट में कि आई हैव अ क्लास टू टेक अगेन. इन द केस ऑफ तीस्ता 3 प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स हैव इमर्ज दैट डेवलपर्स इन ऑर्डर टू सेव कॉस्ट बिल्ड अ कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक फिल्ड डैम एज अपोज टू अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम. तीस्ता 3 जो प्रोजेक्ट था उसमें जब रिपोर्ट सामने आई तो क्या पता चला कि वहाँ पे जो कंपनी ने डैम बनाया था वो विच वॉज नॉट बिल्ड बाय NHPC, इतना याद रखना, नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी ने नहीं बनाया था, वो किसी और ने बनाया था. तो उन्होंने जब डैम बनाया तो वो डैम किससे बनाया, कंक्रीट फेस था उसका सिर्फ, लेकिन उसमें रॉक फिल किए थे, यानी पत्थर भरे थे, तो रॉक फिल डैम था. एक्चुअली वहाँ कौन सा डैम होना चाहिए था, कंक्रीट ग्रेविटी डैम होना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं बनाया. वन रीजन वाई इट वॉज कंप्लीटली वॉश्ड अवे, और इसीलिए वो पूरा का पूरा बाढ़ के साथ बह गया. नहीं तो ऐसा नहीं होता जनरली, पर पूरा का पूरा डैम ही बाढ़ के साथ बह जाना, इट वॉज बिकॉज इट वॉज नॉट बिल्ड प्रॉपरली. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द रीजन मस्ट गिव क्लियर एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड. जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, यानी जब कॉस्टिंग निकलती है किसी प्रोजेक्ट की, तो उसमें इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होने वाला है उसकी भी कॉस्ट इसमें पकड़ी जानी चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. दिस विल नॉट ओनली बोल्स्टर पब्लिक फेथ, बोल्स्टर का मतलब हमने देखा है पुश, बढ़ाना, है ना. इससे पब्लिक का जो फेथ है, यानी पब्लिक का जो विश्वास है सरकारों पे, वो बढ़ेगा. नहीं तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा ना कि नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, भाई इससे तो एनवायरनमेंट को नुकसान होने वाला है, अपने घर डूब सकते हैं, तो प्रोटेस्ट करो, बनने ही मत दो, ऐसा करेगी फिर पब्लिक. तो पब्लिक ने ये नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, बोल्स्टर पब्लिक फेथ इन दीज प्रोजेक्ट बट ऑल्सो भी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल. और ये जो प्रोजेक्ट्स है वो कैसे रहेंगे, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रहेंगे, लॉन्ग टर्म टिकेंगे. ठीक, तो दीज आर दिस इज द एडिटोरियल. अब नाउ जस्ट go through the questions. From where does the Tista river originate? That is the first question.
व्हाई वॉज द डैम ऑन तिस्ता 5 प्रोजेक्ट गॉस्ट वॉश्ड अवे, अभी कारण आपको बताना है। वर्ड जो है जिसका सिनोनिम आपको देना है वो वर्ड है कॉनंड्रम, हमने अभी देखा कॉनंड्रम, इसका सिनोनिम आपको बताना है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है फ्रेज दी है बोल्ड में लिम्स बैक, इसका मतलब आपको बताना है। और फाइनल क्वेश्चन है व्हाई इज तिस्ता रिवर प्रेफर्ड फॉर बिल्डिंग पावर प्रोजेक्ट्स, इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स तिस्ता रिवर पे क्यों बनाए जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। ठीक, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन के अलावा आपको ये बताना है कि आप रेटिसेंट है कि वोसिफोरस है। ठीक है, चलो तो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।